प्रिय छात्रों, मैं जी.आर. बारोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट आपका ME 201, यूनिट 3, स्ट्रेन एनर्जी। इसका ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लोडिंग किस तरह से होती है और उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है और रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। ये 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पे निकाल के देखे थे पहले लेक्चर में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने बताया था आपको कि भार के प्रकार, लोडिंग जो करते हैं, टाइप्स ऑफ लोडिंग की वस्तु में टाइप्स ऑफ लोडिंग हमने 3 तरह की का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्रमिक भार, शीघ्र भार और टक्कर के साथ में भार, यानी इंग्लिश में कहेंगे ग्रेजुअल लोडिंग, सडन लोडिंग एंड इम्पैक्ट लोडिंग। ये लोडिंग 3 तरह से की जाती है और 3 तरह से अलग अलग तरीके से लोडिंग करने से इसके अंदर पदार्थ में जो स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसलिए हम इन तीनों तरह की लोडिंग में किस तरह से स्ट्रेस उत्पन्न होंगे वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। आपका सिलेबस का आर्टिकल 3.4 में देखिएगा 3.4.1, इसमें है आपके क्रमिक भार से प्रतिबल, यानी कि स्ट्रेस इन ग्रेजुअल लोडिंग। अगर आप ग्रेजुअल लोडिंग कर रहे हैं तो उससे पदार्थ में, मटेरियल में कितने स्ट्रेस उत्पन्न हो रहे हैं, उसका क्या फॉर्मूला होगा वो देखिएगा। माना कि किसी छड़ में F क्रमिक भार हम उसके अंदर लगा रहे हैं अक्षीय दिशा में, और ये क्रमिक भार F लगाने पर उसके अंदर डेल्टा, उसके अंदर विस्थापन आ रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो और तथा कुल रेजिस्टेंस उसमें उत्पन्न हो रहा है वो R है। देखिए यहाँ वापस देख लेते हैं, फोर्स हमने बल लगाया वो F है और ग्रेजुअल लोडिंग है, शीघ्र भार नहीं है, धीरे धीरे लगा रहे हैं। प्रारंभ धीरे धीरे भार लगाने का मतलब है 0 से हम भार लगाना प्रारंभ करते हैं और F तक बढ़ाते हैं उसको धीरे धीरे, तो ये ग्रेजुअल लोडिंग कहलाती है। और इसकी वजह से वस्तु के अंदर जो टोटल विस्थापन आ रहा है वो डेल्टा है, और इस डेल्टा विस्थापन होने से उसके अंदर ये बल लगाने से अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो R है। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं। बाह्य बल F के द्वारा किया गया कार्य, हमने कार्य किया, बल लगाने पे कार्य होता है, बाह्य बल लगाया हमने F, ग्रेजुअल लोडिंग होने से देखिए कार्य कितना हो जाएगा 1/2 F इंटू डेल्टा। ये चीज हम पहले पीछे ग्राफ से समझ चुके हैं, क्योंकि ग्रेजुअल लोडिंग होने से ये 0 से अधिकतम तक बढ़ता है, इसलिए ये 1/2 आएगा यहाँ पे, और ये डेल्टा से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो बल हो गया और ये विस्थापन हो गया, या इसको कहते हैं ये एवरेज फोर्स हो गया। इस एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ये कार्य हो गया। छड़ में संग्रहित कार्य, अब छड़ में संग्रहित कार्य को हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में देखना पड़ेगा कि छड़ के अंदर रेजिस्टेंस कैसे उत्पन्न हो रहा है, और डेल्टा के साथ ये भी हम ग्राफ से देख चुके हैं 1/2 R इंटू डेल्टा। तो ये छड़ में संग्रहित कार्य है और ये उस छड़ के ऊपर किया गया कार्य है, तो किया गया कार्य कहाँ जाएगा, उसके अंदर संग्रहित हो जाएगा, तो ये दोनों ही बराबर होने चाहिए, तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। छड़ में संग्रहित कार्य बराबर बल F के द्वारा किया गया कार्य। देखिए यहाँ हमने लिख दिया ये वाला, ये छड़ में संग्रहित कार्य है 1/2 PA इंटू डेल्टा, ये वाली टर्म यहाँ ले ली, और ये 1/2 F इंटू डेल्टा ये यहाँ ले लिया। इसको हमने सरल किया। देखिए आगे हम देखते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सिंपली सरल करते हैं, ये देखिए F भी ऐसे ही बढ़ता है, ये ग्रेजुअल लोडिंग का जो है F के साथ में डेल्टा का ग्राफ है। F जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे डेल्टा भी बढ़ता है इसी तरह से ये, और ऐसे ही R बढ़ता है, जैसे जैसे R बढ़ाते हैं वैसे वैसे डेल्टा बढ़ता है, R जो अंतर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है वैसे वैसे ये भी बढ़ता है। अब देखिए ये समीकरण क्रमिक भार के द्वारा उत्पन्न प्रतिबल के लिए है। अतः क्रमिक भार ग्रेजुअल लोडिंग द्वारा उत्पन्न प्रतिबल पदार्थ में लगाए गए बल में उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है ये ग्रेजुअल लोडिंग में उत्पन्न प्रतिबल का फॉर्मूला है, P बराबर F/A। ग्रेजुअल लोडिंग के लिए हम ग्रेजुअल लोडिंग लगाते हैं तो उसमें ये स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप,
हम ये लेंगे दूसरी तरह का बल, आपका आर्टिकल 3.4.2। इसमें देखिए शीघ्र भार से प्रतिबल, वो हमने लिया था क्रमिक भार से, ये शीघ्र भार से कैसे, सडन लोडिंग। यदि F वस्तु छड़ पर शीघ्र भार के रूप में लगाया जाए तो विकृति प्रारंभ होने से अंत तक भार या बल F का मान बराबर होता है। देखिए उसमें, उस ग्राफ में और इस ग्राफ में ये फर्क है। इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, उसमें ग्राफ आया था F 0 था प्रारंभिक अवस्था में और अंत में F तक उसकी वैल्यू जा रही। यहाँ पे शुरू से ही F का मान F है, F के बराबर है, जितना लोड है एकदम से, यानी कि ये क्षणिक भार है। इनिशियली हमने जितना भार लगाना वो सारा एक साथ रख दिया, हमने एक साथ लगा दिया उस वस्तु पे। तो जैसे ये भार लगाया एक साथ, और जीरो विस्थापन पे भी भार इतना ही है, और विस्थापन बढ़ा और विस्थापन बढ़ करके डेल्टा के बराबर हो गया, तो ये विस्थापित हुआ। तो इसके अंदर किया गया कार्य F इंटू डी हो, F इंटू डेल्टा हो जाएगा। देखिए बल या भार F के द्वारा किया गया कार्य F इंटू डी, इसमें आधा नहीं होगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो है, उसके अंदर रेजिस्टेंस जो उत्पन्न होता है, देखिए भार तो प्रारंभ में भी F हो गया और अंत में भी F है, लेकिन रेजिस्टेंस प्रारंभ में F नहीं होगा, रेजिस्टेंस 0 होगा। रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, यूं बढ़ता 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 S है, रेजिस्टेंस इस तरह से बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऐसे बढ़ेगा तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इसके नीचे का एरिया होगा, यानी कि F इंटू डी इसके आधा एरिया की ही होगी। तो R ये हो जाएगा, प्रारंभ में R 0 होगा और अंत में R की वैल्यू, जहाँ F लोड F हो जाएगा वहाँ पे R की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। तो इस पे किया गया छड़ के अंदर संग्रहित कार्य को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 R इंटू डेल्टा। ये क्योंकि R प्रारंभ में 0 और अंत में R हो जाएगा, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो 1/2 R आ जाएगा। 0 प्लस R डिवाइड बाई 2, तो ये 1/2 इसलिए आएगा यहाँ पे। और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पी ए इंटू डेल्टा। ये देखिए R बराबर पी ए होता है, ये हम पीछे देख चुके हैं, तो इसकी इस स्ट्रेस की फॉर्म में लिख दिया R को। अब हम ये जानते हैं कि जो भी कार्य हमने किया है वो कहाँ गया, वो वस्तु के अंदर स्टोर हुआ। इसका मतलब हमने इतना कार्य किया ये, और वस्तु में स्टोर कार्य ये है, तो ये दोनों अगेन ये दोनों बराबर होने चाहिए, इन दोनों को बराबर कर लिए। देखिए F बल द्वारा किया गया कार्य ये रख दिया हमने, और बराबर होगा छड़ के अंदर संग्रहित कार्य, ये छड़ में संग्रहित कार्य ये वाला, ये हमने यहाँ लिख दिया। इससे डेल्टा से डेल्टा कट गया आपके, और P का मान हमने निकाला तो P बराबर आया 2 इंटू F अपॉन ए। यहाँ पर हम देखते, देखिए अब हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सडन लोडिंग के द्वारा स्ट्रेस है, तो सडन लोडिंग के द्वारा जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहे हैं वो ग्रेजुअल लोडिंग से डबल है, ये 2 आ रहा है, और उसमें जो वैल्यू आ रही वो F अपॉन ए ही आ रही थी। तो इसका विवरण नीचे ये दिया हुआ है, देखिए ये समीकरण 3.7 पदार्थ या छड़ में शीघ्र भार सडन लोडिंग द्वारा उत्पन्न प्रतिबल का समीकरण है। ये समीकरण जो है सडन लोडिंग के द्वारा प्रतिबल जो उत्पन्न होता है उसका समीकरण है। समीकरण 3.6 और 3.7 की तुलना करने पर हम पाते हैं कि शीघ्र छड़ में शीघ्र भार द्वारा उत्पन्न प्रतिबल छड़ में क्रमिक भार द्वारा उत्पन्न प्रतिबल के मान का दुगुना होता है। क्रमिक भार में थोड़ा कम स्ट्रेस उत्पन्न होगा, और शीघ्र लोडिंग यानी सडन लोडिंग एकदम से हम लोड लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेस जो उत्पन्न होंगे वो डबल होंगे, पहले वाले की तुलना में दुगुने होते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पे ये निष्कर्ष निकालते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा प्रकार की लोडिंग है, थर्ड टाइप, तीसरी तरह की लोडिंग है, वो है ये देखिएगा आर्टिकल आपका 3.4.3 सिलेबस में मिलान कर सकते हैं आप, ये ही उसके अंदर मिलेगा। वहाँ पे लिखा है इम्पैक्ट लोडिंग, यानी टक्कर के साथ भार। इम्पैक्ट लोडिंग क्या होती है, इम्पैक्ट लोडिंग हम भार को एकदम से एक साथ तो लगाते ही हैं, लेकिन उसको किसी न किसी वेग के साथ लगाया जाता है। एक वेग के साथ में हम किसी चीज़ कोई भार लगाते हैं तो वो कहलाता है इम्पैक्ट लोडिंग। ये और इम्पैक्ट लोडिंग को समझाने के लिए कि इम्पैक्ट लोडिंग किस तरीके से लगाई जाती है, उस तरीके के लिए ये फिगर देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ये छड़ है जिसके नीचे एक स्टॉपर ये लगा हुआ है, कॉलर लगी हुई है। अगर यहाँ से कोई भार हम छोड़ेंगे तो वो इस पे आके रुक जाएगा,
और इस छड़ में ये सारे भार इस छड़ में लग जाए, और ये एक भार यहाँ पे हमने यूं बीच इसके ऊपर रखा हुआ है, अभी ये भार इस पर लग नहीं रहा। जैसे हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो वो भार यहाँ से आकर के इसे टकराएगा एक किसी वेग के साथ, और ये भार इस छड़ में आ जाएगा। तो ये इम्पैक्ट लोडिंग हो गई। इम्पैक्ट लोडिंग इसलिए हुई कि ये टक्कर के साथ लग रहा है, भार तो लग रहा है इस पे लेकिन किसी वेग के साथ यानी टक्कर के साथ लग रहा है। और टक्कर के साथ भार लगाने पे, और भार लगाने पे विस्थापन होता है। विस्थापन जो होगा वो डेल्टा, ये देखिए जैसे ये भार यहाँ पे आएगा ये कॉलर विस्थापित होके यहाँ आ जाएगी, यानी इसमें डेल्टा विस्थापन आ जाएगा। तो यहाँ पे इस फिगर में दिखाया है एल तो छड़ की लंबाई है, और ये एच ऊंचाई से हम एफ बार ऊंचाई पे रखा हुआ, इसको हम यहाँ से छोड़ेंगे तो वो इम्पैक्ट के साथ में एक टक्कर के साथ में यहाँ पे इस रोड में लगेगा। ये उसका फिगर है, इसे समझा सकते हैं। और उससे डेल्टा इसमें विस्थापन आएगा। तो अब देखिएगा टक्कर के साथ में भार लगाने का तरीका चित्र संख्या 3.4 में दर्शाया गया है। ये तरीका दर्शाने का चित्र है। इसमें भार एफ को छड़ के एक सिरे के ऊपर एच ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे भार पर टक्कर के साथ में छड़ पर टक्कर के साथ में लगता है। इस प्रकार लगाए गए भार से छड़ में उत्पन्न प्रतिबल का मान शीघ्र भार एवं क्रमिक भार के द्वारा उत्पन्न प्रतिबल से अलग एवं अधिक होता है। देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होंगे, प्रतिबल उत्पन्न होंगे, वो पहले वाले दोनों केसेस से ज्यादा होंगे। और कितने होंगे वो हम आगे निकालेंगे, उसी कार्य के सिद्धांत पर से ही हम इसकी गणना आगे करते हैं। वो किस तरह से आएगी, देखिए अभी फिर वही हम दो समीकरण लिखेंगे। भार एफ द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बल इंटू विस्थापन, ये तो बल है, और इस बल का विस्थापन कितना हो रहा है, एच प्लस डेल्टा। देखिए बल यहाँ पे था, पहले हमने बल यहाँ से विस्थापित होके यहाँ तक आता है, यानी कि एच प्लस डेल्टा हो गया, ये विस्थापन है। तो ये तो बल द्वारा किया गया कार्य हो गया। अब बल में इसमें संग्रहित कितना होगा, संग्रहित ऊर्जा को हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस की टर्म में ही लिखेंगे। संग्रहित ऊर्जा होगी 1/2 R इंटू डेल्टा। ये फॉर्मूला तीनों के लिए एक जैसा है, और ये फॉर्मूला तीनों के लिए चेंज होता है तीनों केसेज में। अब इसमें हम कुछ वैल्यूज रखते हैं। देखिए R की वैल्यू P इंटू ए रख दिया जैसा हम रखते हैं, डेल्टा की वैल्यू हम रखते हैं PL इंटू ई, ये भी हुक्स लॉ से हम रख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सरल करें तो क्या आ रहा है आगे, P²/2E इंटू ए इंटू एल, ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई, यानी कि ये संग्रहित ऊर्जा। ये देखिए P²/2E इंटू एल, ये आयतन है, और ये उसी का फॉर्मूला आ गया स्ट्रेन एनर्जी वाला, और ये इस फॉर्म में हमने इसको रख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये और ये बराबर है, तो हमने लिख दिया भार एफ द्वारा किया गया कार्य बराबर छड़ में संग्रहित कार्य, जैसा हम पहले भी लिखते हैं। ये इसकी वैल्यू ये रख दी, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी। अब यहाँ पे हम देखिए डेल्टा की वैल्यू रख दी PL/E, डेल्टा की वैल्यू ये होती ये रख दिया, और AL यहाँ भी P² इंटू ए, ये वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये समीकरण जो आ रहा है आपका, ये P की फॉर्म में आ रहा है। इसको हमने मल्टीप्लाई करके सरल कर लिया, तो P² की टर्म ये आ गई, P की टर्म ये आ गई, और ये बिना इसके अंदर P नहीं है, ये कांस्टेंट F इंटू एच आ गया बराबर 0। इसको और थोड़ा सा सरल किया तो P²/2 माइनस F/A P, और ये वाली टर्म आ गई बराबर ये आ गई। इस समीकरण को हम ध्यान से देखें मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो ये जो समीकरण है ये P का द्विघात समीकरण है, जिसे निम्नानुसार सरल किया जा सकता है। ये P का द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण में P के दो मान आएंगे। द्विघात समीकरण आपने पढ़े होंगे, उसको सरल करने का फॉर्मूला जो होता है वो देखिए सूत्र यहाँ लिख दिया हमने। सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस b² √b² - 4ac। ये फॉर्मूला द्विघात समीकरण को सरल करने का फॉर्मूला है। x का मान निकालना है, इससे x की दो वैल्यू आती है। यहाँ पे x की जगह p है, तो देखिए p बराबर हो जाएगा F/A। एक b का मान इस समीकरण के अंदर द्विघात समीकरण में F/A b का मान रख दिया, प्लस माइनस आ गया, फिर b², ये b² की जगह हमने F/A रख दिया, -4 की जगह 4 रख दिया। यहाँ पे a की वैल्यू आ रही 1/2, तो ये 1/2 रख दिया। c की वैल्यू आ रही है आपकी ये
माइनस एफ ई एच अपॉन ए, ये पीछे वाले समीकरण से हमने इसमें वैल्यू रख दी और P बराबर इसको हमने और थोड़ा सरल किया, एफ अपॉन ए को बाहर निकाल लिया, तो ये हमारे पास P का ये समीकरण आ गया। इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण से P के 2 मान प्राप्त होते हैं, अतः अधिक मान के लिए समीकरण होगा। हम अधिक मान में इंटरेस्टेड है, हमारे को अधिक वाला मान चाहिए, कम वाला मान नहीं चाहिए, इसलिए हम ये माइनस वाली वैल्यू, माइनस साइन वाला कम मान देगा, प्लस वाला अधिक मान देगा, इसलिए अधिक मान वाला P के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, हमने माइनस को छोड़ दिया, प्लस रख लिया, तो A की वैल्यू ले ली, क्योंकि हमें P के अधिक मान से मतलब है, कम मान से हमारे को नहीं चाहिए वो। तो यहाँ पे देखिएगा डेल्टा का मान H की तुलना में अत्यधिक कम होता है। देखिए ये एक समीकरण आ गया हमारे पास में P का, P बराबर, ये P क्या है, स्ट्रेस इम्पैक्ट लोडिंग, या लोडिंग किसी वेग के साथ में लोडिंग जो करते हैं उससे स्ट्रेस कितना उत्पन्न होगा, उसका ये सूत्र आ गया। इस सूत्र को देखिए, डेल्टा का मान H की तुलना में अत्यधिक कम होता है, अतः डेल्टा को नगण्य मान लिया जाए। अगर हम डेल्टा का मान बहुत कम होता है H की तुलना में, इसको हम अगर इस फिगर से वापस पुनः देखें तो हमें पता लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर ये तो H काफ़ी ज़्यादा होता है और जैसे ये इससे टकराएगा तो ये डेल्टा मतलब इसमें विस्थापन बहुत कम आएगा, इतना भी नहीं आएगा जितना इस फिगर में दिखाया जा रहा है। ये तो फिगर की क्लियरिटी के लिए थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है, अदरवाइज H की तुलना में ये डेल्टा बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको अगर यह शून्य मान लें, नगण्य मान लिया जाए तो क्या होता है, ये जो समीकरण है हमारा, हमने जो इक्वेशन लिखी है, ये किया गया कार्य बराबर संचित कार्य, पदार्थ में संचित कार्य है, इसमें हम डेल्टा को 0 रख देते हैं। यहाँ तो 0 रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 0 रखते तो ये टर्म 0 हो जाती है, इसलिए यहाँ 0 रखेंगे खाली H की तुलना में, क्योंकि H बहुत ज़्यादा ये बहुत छोटा है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, तो इसको हमने शून्य रख दिया। यहाँ शून्य रखने पर देखिए F इंटू एच बराबर ये आ गया, और इससे हम सरल करके P का मान निकालते हैं, तो ये हमारे पास ये द्विघात समीकरण भी नहीं बनता, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। ये P बराबर √2EFH/AL हो जाती है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इस तरह से हम तीनों तरह की लोडिंग, 3 प्रकार के जो लोड हैं उसमें स्ट्रेस कितने उत्पन्न होते हैं उनके लिए फॉर्मूले निकाल सकते हैं और उनको समझा सकते हैं।